हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बनी रहना है आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेशन में, क्योंकि जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। आज है 22 जुलाई 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का सेशन। आज का कोड क्या है? द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज़ टू डू इट। राइट, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आपको अगर अच्छे से वो चीज़ करनी है तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, आपको वो चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं हम, डेली थोड़ा सा कोई एक रिकैप देखते हैं ताकि जो आपने प्रीवियस डे में पढ़ा है वो आपके ब्रेन में काफ़ी लंबे समय तक रहे, आप एग्ज़ाम में ना भूलें। क्या पढ़ा था हमने कल? एडफेल्सी वैक्स, ये क्या है? न्यू मलेरिया वैक्सीन है। राइट, इसका डिस्कशन हुआ था। ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को यूज़ करके बनाया गया है। ये एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, इसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। मलेरिया के बारे में पढ़ाया था। ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा कॉज होती है। फीमेल एनिफल्स मॉस्किटो जब काटती है, ठीक है, तो ये वाला पैरासाइट ये छोड़ती है, इंजेक्ट करती है शरीर में, बॉडी में, ठीक है, तब मलेरिया कॉज होता है। कल हमने मलेरिया के सिम्टम्स पढ़े। राइट, हमने पूरा कवर किया था इसे। नेक्स्ट, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, कल हमने बताया था कि कैसे सल्फर डाइऑक्साइड को ये कट करता है। राइट, थर्मल पावर प्लांट से अगर ये रिएक्ट करे अमोनिया के साथ तो क्या क्रिएट करेगा? अमोनियम सल्फेट। राइट, जो पर्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 का 1/3 पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। राइट, क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट। बात समझ आ रही है? कल हम ये चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं, आज बस एक क्विक रिकैप हो रहा है ताकि आपको चीज़ें रिवाइज रहें। कल हमने नर्मदा रिवर की मैपिंग करी थी। ओरिजिन क्या है इसका? अमरकंटक प्लाट्यू। ये रिफ्ट वैली, विंध्यास एंड सतपुरा के बीच में बहती हुई नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है। ट्रिब्यूटरीज हैं जी, हिरान, दिनवाई, छोटा तवा और सांग बताया था कल। राइट, और ये फ्लो करती है अरेबियन सी में। टॉपिक्स देखेंगे आज हमें क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चंस। मैंने जो भी कल पढ़ाया था उसी के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, आपको वो सॉल्व करना है। आज डे कौन सा है? आज है 22 जुलाई और आज के दिन इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। 22 जुलाई 1947 लक्ष्मीकांत में डेट मेंशन है। राइट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन फ्लैग के बारे में पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इंडियन फ्लैग के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट असर्शन रीजन, राइट, इम्पॉर्टेंट है ये। SHC एक्विटेड 7/11 मुंबई, जो लोकल ट्रेन में जो अटैक हुआ था ना, टेरर अटैक हुआ था, उसके दोषियों को दोष मुक्ति कर दी गई है, ठीक है, दोष मुक्त करार कर दिया गया है। ये आपके जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सैटेलाइट निसार, नासा एंड इसरो सैटेलाइट निसार को लॉन्च करने वाले हैं 30 जुलाई को। ये आपके स्पेस मिशंस के लिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रीलिम्स के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसका काम क्या है, कौन से ऑर्बिट में जाएगा एंड कितनी हाइट पे है वो ऑर्बिट। ये चीज़ें स्टेटमेंट बना के यूपीएससी के प्रीलिम्स में या अदर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसी से रिलेटेड है, पढ़ेंगे। नेक्स्ट है किजादी एग्जीबिशन, इसे किलादी एग्जीबिशन भी कहते हैं, इज इन तमिलनाडु। ये आपके जीएस पेपर 1 एंड आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वही संगमेज, इससे रिलेटेड है, क्योंकि जो ये एग्जीबिशन हुई हैं ये बताया जा रहा है कि संगमेज की है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है संगमेज, जिससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। राइट, आर्ट एंड कल्चर एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मैपिंग, किसकी? गोदावरी नदी की। आजकल हम रिवर्स कर रहे हैं, इंडियन रिवर्स। राइट, तो यहाँ पे मैपिंग
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेली एक टॉपिक मैपिंग का करना इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको मैपिंग आपकी छूटे ना या आपको आखिरी में वो एक बर्डन ना लगे। फिर देखेंगे आज का वो कैप जो आपके CAPF एंड DPFO जैसे पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय द नर्मदा रिवर? रिफ्ट वैली, ईस्टरी एट द माउथ, meanders इन द प्लेन्स। बताएंगे, ठीक है। मार्बल रॉक्स नियर बेड़ा घाट। आपने अगर नर्मदा रिवर की मैपिंग करी है या आपने नर्मदा रिवर को पढ़ा है अच्छे से, तो आप ये इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लो गैस डीसल्फराइजेशन। पावर प्लांट्स में लगता है किस लिए? सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। अभी अभी पढ़ाया ऊपर, यहाँ पे है जी ऑप्शन, आप लोग आंसर देंगे। क्या इंडिया ने FGD को मैंडेटरी किया है फॉर ऑल पावर प्लांट्स सिंस 2000? राइट, ये हेल्प करता है सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। जिप्सम इसका एक बाय प्रोडक्ट है। बताएंगे आंसर इसका, राइट। आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। आज डे कौन सा है? आज है 22 जुलाई, राइट। इसी दिन 22 जुलाई 1947 के दिन नेशनल फ्लैग को, हमारा जो ट्राई कलर इंडिया है ना, इंडियन फ्लैग है, उसे अडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? लेजेंडरी पिंगाली वेंकैया, राइट। कुछ समय पहले, जैसे कि 22 जुलाई 1947, ये आज़ादी का कुछ समय पहले है जब नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। पिंगाली वेंकैया एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने डिज़ाइन किया था आज का इंडियन फ्लैग, राइट। इसमें जो रेड एंड ग्रीन बैंड है, रेड एंड जो ग्रीन बैंड है नीचे, वो दो मेजर कम्युनिटीज़ को शो करता है, दैट इज़ हिंदू एंड मुस्लिम, राइट। और महात्मा गांधी ने जो सजेस्ट किया था कि एक वाइट बैंड होना चाहिए इन दोनों के बीच में, ये पीस को सजेस्ट करता है, ना कि आज का कम्युनलिज्म, राइट। आज कम्युनलिज्म होती है, मॉब लिंचिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पार्टी पॉलिटिक्स होती है, जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, ये पीस को नहीं दर्शाता आज, राइट। पर महात्मा गांधी ने क्या सजेस्ट किया था कि एक वाइट बैंड लेके आओ जो पीस एंड द रूट ऑफ कम्युनिटी लिविंग इन इंडिया ये दिखाएगा, और ये एक स्पिनिंग व्हील होना चाहिए यहाँ पे जो कंट्री की प्रोग्रेस को सिंबलाइज करेगा। एक एडहॉक कमेटी थी नेशनल फ्लैग की, जिसे चेयर किया गया था बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे आप लोग, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ से बन जाता है। पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। याद आया? उसमें एक ऐसा आर्टिकल, मतलब ओनली वन आर्टिकल है 51A, क्योंकि 51 तक क्या है? DPSP है, राइट। तो 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A। ये ड्यूटी है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, राइट। हम सब की ड्यूटी है क्योंकि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सब की ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिगार्डिंग फ्लैग। अगर कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता है या फिर इंसल्ट करता है नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत, तो वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, 6 साल तक के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस को लड़ने के लिए। डिसक्वालीफाई मतलब नहीं कर सकता, वो नहीं कॉन्टेस्ट कर सकता इलेक्शन। इसका रेशियो क्या है? रेक्टेंगुलर विड्थ
रेक्टेंगुलर है, राइट। 3:3:2 लेंथ टू विड्थ इसका रेशियो है, ठीक है। याद रखेंगे, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट बना के पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो 2023 में, ठीक है, याद रखना है। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर से। 7/11 मुंबई ट्रेन का जो टेरर हुआ था, हाई कोर्ट ने जिनमें जो भी 12 एक्यूज्ड थे ना, जो डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट फेस कर रहे थे, उन सबको छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया, राइट। अब यहाँ पे बहुत ही एक डिलेमा सा सोसाइटी अभी फेस कर रही है। जुडिशरी की ट्रस्टवर्दीनेस देखे या जुडिशरी ने जो किया वो सही किया, इस पे भरोसा करें। देखते हैं, नोटिंग दैट अटरली फेल्ड टू एस्टैब्लिश ऑफेंस, यानी कि यहाँ पे ऑफेंस को एस्टैब्लिश करने में नहीं सफल हो पाए हैं ऑफिसर्स, अथॉरिटीज़। द एक्यूज्ड हैव ऑलरेडी स्पेंड, यानी कि 18 साल उन्होंने जेल में काट दिए, अब जाके उन्हें हाई कोर्ट दोष मुक्त करार कर रहा है। और ये भी हाई कोर्ट एक्यूज्ड कर रहा है अथॉरिटीज़ को कि आपने, एलिस्ट कर रहा है अथॉरिटीज़ को कि आपने अथॉरिटी ना होते हुए भी आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी, आपने कंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन। मतलब कहाँ पे था, कहाँ पे थी जुडिशरी अभी तक? 18 ईयर्स हो गए उन्हें जेल काटते काटते। वो अपराधी थे या नहीं थे? बात यहाँ पे क्या पड़ती है? पीड़ितों को जस्टिस देना। क्या ये जस्टिस डिलेड है या पूरा का पूरा जस्टिस डिनाइड कर दिया गया उन्हें रिहा करके? ऑन जुलाई 11, 2006 में अ सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 7 मुंबई लोकल ट्रेन कोचेस में, जिसने अराउंड 189 को किल किया था। बॉम्ब वहाँ पे लगाए गए थे प्रेशर कुकर्स में, किचन में, राइट। ये हालत, 189 पीपल मरे उस टाइम पे, तो कितनों ने अपने परिजन खोए हैं। अब यहाँ पे क्या ये हाई कोर्ट क्या अब रीज़न दे रही है एक्विटेड करने के? फेलियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। कोर्ट ने कहा है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट में, गवाही के स्टेटमेंट में ज़्यादा भरोसा कर रही है अथॉरिटीज़, जो इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है। ये या तो वॉलेंटरी नहीं है, मतलब हो सकता है, या तो ट्रूथफुल नहीं हो सकता, राइट। अब अगर कोई गवाह दे रहा है तो हो सकता है कि उसे दबाव उस पर बनाया गया हो, या वो खुद ही वो सच ना बोल रहा हो। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है ये कन्फेशन के बेस पे हुई है। आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ एक्यूज्ड वाज फ्लॉड, ठीक है। जो एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, जो भी टाइमिंग्स होती हैं, वो क्या है? फ्लॉड है। यहाँ पे सही से फॉलो नहीं किया गया है। कंडक्टेड बाय एन ऑफिशियल विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी उसके पास नहीं थी, फिर भी उस ऑफिशियल ने कंडक्ट किया। मतलब अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था? अभी तक जुडिशरी कहाँ थी? विटनेस अनरिलायबिलिटी। एक की विटनेस है इतेशम, वॉज इनकन्सिस्टेंट एंड गेव वेग डिस्क्रिप्शंस। उन्होंने वेग डिस्क्रिप्शंस, कभी ये बताया कभी वो बताया, कुछ सच नहीं पता लगाया जा सकता उसमें से, राइट। As she said, the gap between the blast and the witness statement weakened the reliability. और जो स्केचेस बने थे एक्यूज्ड के, वो भी अलाइन नहीं करते प्रॉपरली, एक्यूरेटली। बात समझ आ रही है? यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कहाँ पे, क्यों पढ़ाया मैंने ये लिंक करके पढ़ाया है, आपको एस्से में मेंशन करना है। जब आप लिखेंगे कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड में आप ये चीज़ मेंशन करेंगे कि कितने साल लग जाते हैं जुडिशरी को केस सॉल्व करने में। वो भी बाद में ये पता चलता है कि जो एक्यूज्ड थे उन्हें दोषमुक्त करार कर दिया गया। तो 18 साल के बाद उन पीड़ितों का क्या, जिन्होंने ये पीड़ा सही है, राइट। उन परिजनों का क्या, जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं। तो हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम काफ़ी अब घातक बनता जा रहा है। जैसे कि आप अतुल सुभाष, वो जो सुभाष थे, उनके केस को देखेंगे,
अभी तक कुछ पता नहीं चला उनकी वाइफ को, उनके जो इन लॉज थे उन्हें सज़ा हुई कि नहीं हुई, राइट। सालों साल चलता रहता है हमारे जुडिशरी में, जो मैटर है वो पेंडिंग ही रहता है। रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम है, राइट। तो आप ये चीज़ें लिखेंगे, आप इसका एक एग्जाम्पल मेंशन करेंगे जब आप जीएस पेपर 2 में लिखेंगे कि हमारी जुडिशरी कहाँ लैक कर रही है, क्या चैलेंजेस हैं जुडिशरी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, नासा एंड इसरो ज्वाइंट सैटेलाइट निसार, ये 30 जुलाई को लॉन्च की जाएगी। निसार क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो नासा एंड इसरो ने प्रिपेयर की है, बनाई है, ठीक है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ है। GSLV F-16 यूज़ किया जाएगा। ये एक व्हीकल होता है जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करता है, राइट। तो GSLV F-16 होगा उसके लिए, ये वाली चीज़ याद रखनी है, स्टेटमेंट में बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इंजेक्ट करेगा ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को इनटू 734 सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये एक ऐसा ऑर्बिट है, रीचेज ओवर अ प्लेस एट द सेम टाइम ईच डे, क्योंकि सन के साथ रहता है, ये सन के हिसाब से चलता है ये, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ के आसपास जैसे जैसे सन घूमेगा ना, ये वाली सैटेलाइट वैसे वैसे ये घूमेगी। जैसे कि अगर 12 बजे देख लेते हैं कोई सी भी सिटी प्रयागराज में, अगर सन यहाँ पे रहता है तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पे रहेगी उस टाइम पे, राइट। ऐसे करके निसार विच स्टैंड फॉर नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, याद रखेंगे ये पूरे एंटायर ग्लोब को स्कैन करेगा एवरी 12 डेज, प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ वेरी डिटेल्ड इमेजेस ऑफ अर्थ सरफेस। ये 2 फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ कर रहा है। ये फर्स्ट सैटेलाइट ऐसी है जो 2 फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करेगा, नासा का L बैंड एंड इसरो का S बैंड। क्या पता लगाएगा? मॉइस्चर को कंटेंट एंड सरफेस रफनेस। द सैटेलाइट इज़ ऑल्सो पावरफुल इनफ टू कैप्चर चेंजेस, जैसे कि स्मॉल, बहुत ही 1 सेंटीमीटर भी अगर चेंज हो रहा है तो ये इतना इनफ है, इतना पावरफुल है कि ये वाले चेंजेस को भी कैप्चर करेगा। अब ये वाले चेंजेस से हम क्या पता लगा सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइट, मूवमेंट ऑफ सी आइस। कोई स्ट्रॉन्ग का पाथ वो 1 सेंटीमीटर कितनी देर में बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर, या कितनी दूरी जा वो कवर कर रहा है। वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कवर, ठीक है, वोल्केनोज वगैरह का पता लगाएगा। ये प्रोवाइड करेगा इनसाइट क्लाइमेट चेंज के लिए, नेचुरल हैज़ार्ड्स के लिए। नेचुरल हैज़ार्ड्स, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, राइट, इन सब के लिए, और हेल्प करेगा, इनसाइट देगा ताकि हम प्रिपेयर कर सकें, लोगों को इवैक्यूएट कर सकें, मिटिगेट कर सकें। बात करते हैं सन सिंक्रोनोमस ऑर्बिट के। इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट है, traveling over the polar regions. A typical sun synchronous satellite completes 14 orbits a day. एक दिन में 14 orbits complete करता है, right? Each successive orbit is shifted over the Earth's surface by around 2875 kilometer at the equator. बात समझ आ रही है? उतनी दिक्कत नहीं है समझने के लिए। देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्बिट क्या है। दिस इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये 600 to 8 किलोमीटर हाई 800 किलोमीटर हाई रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप पोलार देखेंगे ना, पोलार ऑर्बिट ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कवर करता है। ये वाला ऑर्बिट आप देखेंगे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे अर्थ को ऑब्जर्व करता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे कवर करता है, राइट। जियो स्टेशनरी क्या होता है? ये अर्थ के इक्वेटर पे रहता है। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका के नीचे वाला इक्वेटर का पार्ट, ब्राज़ील वाला इक्वेटर का पार्ट, ये इक्वेटर पे रहता है। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी समझने में, ठीक है। और सन सिंक्रोनोमस क्या होता है? सन के हिसाब से चलता है, ठीक है, ये वाला।
ये भी थोड़ा थोड़ा पोलार है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये भी कवर करता है, और ये अराउंड 14 डेज लेता है ऑर्बिट्स को कवर करने में। ये इसकी फिक्स्ड पोजीशन रहती है रिलेटिव टू द सन, बताया ना सन के हिसाब से, सन के साथ साथ ऐसा करके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पासिंग पेरिस, अगर पासिंग वो पेरिस को अगर पास कर रहा है एवरी डे एट द एग्जैक्टली द सेम टाइम इन द आफ्टरनून, जैसे कि आफ्टरनून में वही सेम टाइम उस सैटेलाइट की होगी कि ये पेरिस के ऊपर रहेगा, क्योंकि सन उस टाइम पे पेरिस के ऊपर रहता है। ठीक है, समझ आ रही ये चीज़ें, दिक्कत तो नहीं है। क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं ये वाली सैटेलाइट? क्लाइमेट चेंज एंड वेदर पैटर्न्स, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, जैसे कि एक्सट्रीम इवेंट्स हो गए, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हो गए। एग्जाम्पल जैसे कि सरल सैटेलाइट विद आर्गोस एंड अल्टिका is placed in sun synchronous orbit for oceanographic studies. oceanographic studies, ओशन को स्टडी करने के लिए ये वाली सैटेलाइट पे प्लेस की गई हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे किजाडी एग्जीबिशन रिपोर्ट अंडर रिव्यू। यहाँ पे किजाडी इज इन तमिलनाडु। किजाडी एक एंशेंट साइट है तमिलनाडु में, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है। ये 12 किलोमीटर्स फ्रॉम मदुराई है। मदुराई इज इन तमिलनाडु, राइट। अकॉर्डिंग टू द किजाडी एग्जीबिशन, कार्बन डेटिंग से रिवील जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं यहाँ पे, ये 2106 ईयर्स एगो है, 160 ईयर्स एगो है। इसका मतलब ये इशारा करता है जी संगम एरा की तरफ, राइट। पर यहाँ पे पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं कि इसे किसी एक टाइमलाइन के ब्रैकेट के अंदर सीमित कर देना ठीक नहीं है, राइट। देखिए कितनी एग्जैक्ट टाइमिंग लिखी है, 2160 ईयर्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? संगम एज को पढ़ना, क्योंकि एग्जीबिशन तो अभी भी चल रही है। एग्जीबिशन हो सकता है आपसे पूछे कि किलादी कहाँ है, तमिलनाडु में, क्या मिला है, कब का मिला है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए? संगम एज को पढ़ना। ये रफली बिटवीन 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD के बीच में रहा है। जो भी साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा है ना, वो संगम एज का पार्ट है। दिस इज कृष्णा, यहाँ से बताया था मैंने, कृष्णा के वो जो कृष्णा रिवर है उसकी मैपिंग कराई है। तुंगा एंड भद्रा, ये जो ट्रिब्यूटरीज बना के तुंगभद्रा बनाती हैं, इसका जो साउथ का एरिया है ये पूरा कवर करता है संगम एज, राइट। पांड्या किंग्स की तरफ से इसे पैट्रोनेज थी। तमिल लेजेंड्स के हिसाब से 3 संगम हुए हैं, राइट। संगम क्या है? मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स ऑफ लेजेंड्स। फर्स्ट संगम कहाँ हुआ जी? मदुराई में। सेकंड संगम, बट इसका ना कोई लिटरेरी वर्क नहीं बचा है अभी। सेकंड संगम हुआ कपड़ापुरम बोल देंगे। ओनली तोलकापियम, इसका जो एक टेक्स्ट है वो है तोलकापियम सर्वाइव करता है। थर्ड संगम कहाँ हुई? मदुराई, ठीक है। 2 एपिक्स है, शिल्पाधिकारम, ये बहुत पढ़ा जाता है आर्ट एंड कल्चर में, राइट। वो मिल जाएगी नितिन सिंघानिया में भी। 2 एपिक्स है, शिल्पाधिकारम किसने लिखी? इलांगो आडिगल एंड मणिमेखले सित्तलाई सत्यनार। जो शिल्पाधिकारम की स्टोरी है ना, इसमें कोवलन था, कोवलन की डॉटर थी मणिमेगले। तो मणिमेगले का जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था वो बताया गया है सित्तलाई सत्यनार में, और ये उस टाइम की सोसाइटी को भी डिस्कस करते हैं। उस टाइम की सोसाइटी थी कैसी? संगम सोसाइटी। तोलकापियम ने 5-fold डिवीज़न ऑफ लैंड्स बताए हैं। कुरिंजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुरिंजी हिली ट्रैक्ट्स, मुल्लाई पेस्टोरल, मरुदम या मुरुदम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड है। नेदल कोस्टल लैंड है। पलाई डेजर्ट लैंड है।
अगर आपने संगम एज पे नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं जो PDF देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आज ही नोट्स बनाइएगा। छोड़ने लायक टॉपिक नहीं है ये, इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है और मेंस में भी PYQs में। तो ये मत सोचिएगा कि छोड़ दूँ टॉपिक, नुकसान आपको ही होगा, राइट। तोलका BM 4 कास्ट को भी रिफ़र करता है, बताता है कि कौन कौन सी कास्ट थे उस टाइम पे। आरासर रूलिंग क्लास है, अथनार वनीगार ये ट्रेड एंड कॉमर्स को कैरी करते थे, एंड वेलालार क्या थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे। एंशियंट प्रिमिटिव ट्राइब्स है वहाँ पे, थोड़ास, इरोलास, ये तो अभी वो पढ़ते हम तमिलनाडु में, राइट। नीलगिरी याद है, तो ये वहाँ पे ट्राइब्स मेंशन है। वुमेन की क्या पोजीशन थी उस टाइम पे, वुमेन पे क्वेश्चन आया है कि वुमेन क्या क्या कर सकती थी संगम एज की। रेसलिंग कर सकती थी एंड प्ले राइटिंग कर सकती थी, राइट, ऐसे करके आया है। वुमेन हैड रिस्पेक्ट, वहाँ पे उन्हें इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स को के लिए उन्हें अलाउ दिया था, ठीक है, कि वो लोग करें। पोएट्स थी वहाँ पे, अवैयर, राइट, ये वाले पोएट्स मिले वहाँ पे, वुमेन पोएट। उन्हें अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के लिए अलाउ था, बट विडोज़ की लाइफ क्या थी, मिजरेबल थी। वहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ सती भी देखा गया है, जो हायर स्ट्रेटा है ना सोसाइटी का, वहाँ पे सती भी देखा गया। रिलीजन क्या है, वो प्राइमरी किसकी पूजा करते थे, मुरुगन की। मुरुगन अभी भी साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट है गॉड, राइट। मुरुगन का एक एंशिएंट ओरिजिन है, और जो फेस्टिवल है रिलेटेड टू गॉड मुरुगन, ये संगम लिटरेचर में मेंशन किए गए हैं। बात समझ आ रही है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा फैक्चुअल भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बेसिक है, आर्ट एंड कल्चर के, इम्पोर्टेंट है। स्टोन हीरो स्टोन कॉल नाड़ुकल वर्शिप, अगर आ जाता है ऐसा स्टेटमेंट में कि नाड़ुकल वर्शिप क्या थी, आप लोग क्या बताएंगे। आप लोगों के लिए ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना इम्पॉर्टेंट होगा। इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ, ये एक ऐसा स्टोन था जो इरेक्ट किया जाता था इन द मेमोरी ऑफ ब्रेवरी शोन इन द वॉरियर्स इन द बैटल। स्टोन पे मेमोरी बनाई जाती थी, उनके नाम वगैरह मेंशन किए जाते थे, उनका बहादुरी का काम मेंशन किया जाता था। इकोनॉमी क्या थी जी, चीफ ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। वहाँ पे वीविंग होती थी, मेटल वर्क, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे वहाँ पे, बेड्स स्टोन आइवरी के। स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क में तो उनकी हाई एक्सपर्टाइज थी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों से ट्रेड होता था। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ओरायूर के बने जो कॉटन क्लोथ्स हैं, ओरायूर के बने कॉटन क्लोथ्स हैं, उनकी बहुत डिमांड होती थी। दिस इज ओरायूर सी। चोला का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है ओरायूर, इसके जो बने कॉटन थे, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत मांग होती थी इनकी। सिटी ऑफ पुहर इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रेशियस गुड्स को शिप के द्वारा भेजा जाता था अलग अलग देशों में। बात समझ आ रही है, दिक्कत तो नहीं है पढ़ने में, ठीक है जी। एंड ऑफ संगम एज, अब संगम एज कैसे हटा, कैसे ख़त्म हुआ ये। काल प्रभास ऑक्यूपाइड द तमिल कंट्री पोस्ट संगम पीरियड, राइट, बिटवीन 300 AD to 600 AD। तो ये जिसका पीरियड बिल्कुल एक डार्क एज कहा जाता था, वो डार्क एज कहा जाता है क्योंकि काल प्रभास ने क्या किया, ऑक्यूपाई किया था संगम एज, संगम के बाद का एरा। तो यहाँ पे संगम एज एंड होता है। इसीलिए मैपिंग करेंगे गोदावरी की मैपिंग मैंने पहले भी कराई है, बट नदियों की आजकल सीरीज़ चल रही है तो इसीलिए मैं आज दोबारा से लेके आई। हाँ जी, गोदावरी के बारे में बताइए। दिस इज गोदावरी, ये वाली दिस इज गोदावरी, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है इसका माउथ ऑफ गोदावरी। यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको पहले भी कराई है,
दरना, इसे दुधना भी कहते हैं। पेन गंगा, वेन गंगा, दिस इज़ वेन गंगा एंड वर्धा को मिला के बनती है, मर्ज करके बनती है प्राणहिता। प्राणहिता ये वाले जो ट्रिब्यूटरी है ये बन जाती है लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, गोदावरी की, राइट। फिर यहाँ से आ रही है जी इंद्रावती एंड सबरी। यहाँ से आ रही है परवरा मूला, याद रखेंगे मांजरा मनेर। ट्रिब्यूटरीज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेंगे कि कोई सी भी छोटी सी ट्रिब्यूटरी पूछ लेंगे और बोलेंगे कि बताओ कृष्णा की है कि गोदावरी की है कि महानदी की है, ठीक है। तो आपको करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको मैपिंग डेली करनी चाहिए कि ताकि आपको लास्ट में बर्डन ना रहे। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़। त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई गोदावरी नासिक से ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कवर करती है। पैठान, नांदेड़, बसार, यहाँ पे भद्राचलम, याद रखेंगे। और एंड बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। वो कैब देखेंगे, आज का वो कैब है अनफेटर, छुड़ा देना, अनटाई कर देना। जैसे कि जो कैदी हटे हैं उन्हें जो भी एक्विट किया गया है उन्हें अनफेटर कर दिया गया, उनकी बेड़ियों को हटा दिया गया है, अनचेन कर दिया गया है। और इसका विलोम क्या है, बाइंड करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द गार्ड्स अनफेटर द प्रिजनर्स, याद रखेंगे। आज के न्यूज़पेपर से लिंक कर दिया इसे भी। तो ऐसे ही करना होता है आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आपको पढ़ के छोड़ नहीं देना न्यूज़पेपर, राइट। आपको देखना है कि जीएस पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एसए में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है ये वाला एनालिसिस, ये वाला एक पर्टिकुलर न्यूज़, याद रखेंगे। ऐसे ही तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, आपको वो पीडीएफ लेनी है, नोट्स बनाने हैं आज के आज ही, दिमाग में नहीं रखना सब कुछ, राइट। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछा था कि किन किन ने नोट्स बनाए, तो मैंने ऑप्शन डाला था कि दिमाग में ही रखा है, तो ज़्यादातर लोगों ने उसमें क्लिक किया। व्हाट इज़ दिस, आप नोट्स नहीं बना रहे। लास्ट में खोल के दिखाइएगा ये पीडीएफ, मैं भी देखूँगी, फिर पढ़ के दिखाइएगा पीडीएफ्स में से बहुत सारी, वो भी डेली पीडीएफ्स। लोगों के तो मंथली नहीं खुल पाते, आपके डेली कैसे खुलेंगी, राइट। आज ही नोट्स में वैल्यू एडिशन करिएगा। जैसे कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो जो पार्ट है आर्ट एंड कल्चर के वो डिस्कस हुए, संगमेश डिस्कस हुआ, जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हुआ। आपको आज ही वैल्यू एडिशन करना है अपने नोट्स में। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। लोगों में इतना फोकस नहीं होता या इतना पेशेंस नहीं होता कि वो वीडियो को पूरा देखें एंड वैल्यू एडिशंस लेके जाएं, राइट। आपने यहाँ तक देखी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर हल्की सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो आप अपने जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं ना, अपने साथी सहपाठी, उनके साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी एंड कोई सजेशंस होंगे इम्प्रूवमेंट्स के लिए वो भी बताइएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आज प्रीलिम्स के लिए उसकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा एंड मुझे आंसर बताइएगा। आप लोग आंसर करते ही नहीं है, तभी आपको याद भी नहीं रहता है। आप लोग क्या मतलब पीडीएफ एंड वीडियो को ऐसे ऊपर ऊपर से देख के छोड़ देते हैं क्या, और जबकि इतना इम्पॉर्टेंट है ये, राइट। छोड़ना नहीं है। जो भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आप उसे प्रिपेयर करके आप मुझे उसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। कुछ अलग नहीं पढ़ाया मैंने, राइट, कुछ अलग नहीं पूछ लिया। जो मैंने पढ़ाया था ना अभी कल, उसी के क्वेश्चंस है, वो प्रीवियस डे के ही आते हैं क्वेश्चंस, और सब कुछ पढ़ाया हुआ रहता है। अगर आप लोग ध्यान से ना सुने तो बताइए किसकी गलती है। और यही चीज़ें एस्पिरेंट्स को बाद में पता चलता है कि और नहीं देख लेना चाहिए था, फोकस करना चाहिए था करंट अफेयर्स में, जब करंट अफेयर से लिंक करके पूछा जाता है। तो अगर आपको वैल्यू दी हो इस वीडियो ने तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहें, राइट। और मुझे भी एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन मिलता रहे कि येस एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, उन्हें ज़रूरत है मेरी वीडियो की, तो मैं डेली बनाऊँ, आलस ना करूँ। जब बीमार हूँ मैं तब भी बनाऊँ। तो यही चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए, राइट। आप लोग देखिए कि इंटरनेट पे क्या यूज़फुल है, क्या वेस्ट है, क्या यूज़लेस है।
ठीक है, दिन भर रील्स स्क्रॉल आप लोग करते होंगे, बट नो, वीडियो आप 30 मिनट की वीडियो विद फोकस नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस बात का कि नहीं चीज़ें छोड़नी है। बाद में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की किसी भी स्टेज में दिक्कत आ सकती है आपको अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे अभी से। तो चाहे आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे 27, चाहे 28, ये बात हर अटेम्प्ट में लागू होती है कि आपको बिल्कुल फूक के कदम रखते हैं यहाँ पे, राइट। तो मिलते हैं कल। आपको आज जो मैंने PDF दी है उसके नोट्स बनाने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।